And what is OCI? Who is OCI? ठीक है, रिफाइन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, समझें इस चीज को, कॉन्सेप्ट समझते हैं। साल 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक प्रोग्राम शुरू किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन मिनिस्ट्री, लेकिन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का था। इन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों में जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, हम उनसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू करते हैं। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे क्वांटिफाई करेंगे? क्योंकि कोई पर्सन हो सकता है कई जनरेशन पहले यहां से कोई गया हो, लेकिन उनकी मैरिजेस बाहर सारी कल्मिनेट हो गई हैं, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो याद रखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कंसेप्ट ये कहता है 4 जनरेशन में अगर कोई इंडियन ब्लड है, किसी की भी फैमिली में 4 जनरेशन के अंदर अगर इंडियन ब्लड है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बात समझ में आई? एक हैप्पी गो इजी टाइप पर्सन है, मेल फीमेल व्हाटएवर, एट एनी मोमेंट ऑफ हिस्टोरिकल टाइम ही और शी किसी भी कंट्री चले गए, मैरिड टू दैट कंट्रीज पर्सन, लेकिन ये तो सीधे इंडियन सिटीजन ही था। आ गई दूसरी पीढ़ी, लेकिन फादर और मदर डायरेक्ट इंडियन, तो इनको क्या कहा जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ही और शी मैरीज अगेन अ फॉरेनर, थर्ड, बट स्टिल ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर डायरेक्ट इंडियन, तो भी क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ अगेन ही और शी मैरीज, 4 जनरेशन केम इन, बस अब हमारे सबर का बांध टूट जाएगा। इसको हम जरूर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह देंगे, इसके बाद की पीढ़ी को नहीं कहेंगे। 4 जनरेशन तक में इंडियन ब्लड काउंट करते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद शायद नेशनलिटी बदल जाए, क्योंकि आइज का कलर है ना, बालों का रंग, शायद वो भी बदल जाए। ये हमारा लीगल कंसेप्ट है। तो बोले जाओ इनसे कांटेक्ट करो, लेकिन इस प्रोग्राम को बड़ा ल्यूकवार्म सा रिएक्शन मिला। तो मतलब ऐसे बहुत लोग, क्योंकि कई जनरेशन पहले गए थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उनके फैमिलियल टाइज नहीं थे, उनका शायद कोई प्रॉपर्टी नहीं था। अब इसी की तर्ज पर साल 2003 में एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ, OCI। नाउ व्हाट इज OCI? चलिए ठीक कर लेते हैं। ये टर्म बहुत मिसनॉमर थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाम से ऐसा नहीं लग रहा समुद्रों पार रहने वाले भारतीय नागरिक? तो बड़ा कंफ्यूजन भी था कि फिर उसका क्या हुआ ड्यूअल सिटीजनशिप का? उड़ा दी धज्जियां। असल में ये टर्म मिसनॉमर है। OCI कार्ड होल्डर आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये हैं कौन? वो लोग या उनके ऑफस्प्रिंग्स जो 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया से माइग्रेट करके गए हैं। यहां जनरेशन का कोई फर्स्ट सेकंड व्हाटएवर। तो 26 जनवरी 1950 समझ गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद इंडिया से बाहर कहीं माइग्रेट किए हैं, अब किसी और कंट्री के सिटीजन है, तो इनको OCI कार्ड होल्डर कहा जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनसे कांटेक्ट करना इजी था। 2003 में जब ये प्रोग्राम आया तो अच्छा रिस्पांस मिला। तभी साल 2005 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की गई और अब ये लॉ है। इट इज नॉट मोर अ प्रोग्राम, इट्स अ लॉ। क्लियर? तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया गया है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों के फैमिली रिलेशन भी ज्यादा होंगे, मे बी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो। दैट्स हाउ पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है। यह है PIO और OCI का कंसेप्ट। रेस्ट कुछ फैसिलिटीज हम दे देते हैं, जैसे PIO को दे दिया था 15 ईयर वीजा फ्री एंट्री, OCI के लिए है लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री एंट्री, मल्टीपल एग्जिट्स, मल्टीपल एंट्री। तभी अक्षय कुमार साहब रह रहे हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है। FRRO के पास रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग स्टे करते हैं, तो ईज कर दिया गया। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? देखिए सब उसी, उतना ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये सब उसी दौर में हो रहा है जब इंडिया एक्सर्ट कर रहा है लाइक ग्लोबल लेवल पे अपने आप को स्टेज करने के लिए। 1991 LPG रिफॉर्म, मिड 90s के बाद टुवर्ड एंड ऑफ 90s अब इसके फ्रूट्स आने शुरू हुए।
तो हमें पता चला कि यार डॉलर ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ 60 बन के इन्वेस्ट ਹੁੰਦਾ, पौंड एक ਦਾ 80 बन के इन्वेस्ट ਹੁੰਦਾ है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं। साल 2000 आते आते हमें यह भी पता लगा कि कोई लॉर्ड स्वराज पॉल बन के बाहर बैठा है, कोई मित्तल इंडस्ट्री बन के बैठा है। अब हमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए, ग्लोबल स्टेज पर अगर सेट करना है। इसी दौर में प्रवासी भारतीय दिवस और वो सम्मान शुरू हो जाएंगे। ये वो सारी कहानी है बेसिकली। क्लियर? चलिए, ये क्या कॉन्सेप्ट, चलिए आ जाइए। दिस इज रादर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर वैल्यू। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड सनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इकट्ठा समझ लेते हैं वन वन करके। चलिए, सो व्हाट इट कम्स टू दैट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये भी मिसनॉमर है। नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे नेशनल लेवल पे एक रजिस्टर और सारे सिटीजन के नाम उसमें लिखे हुए होंगे। ऐसा कोई रजिस्टर नेशनल लेवल पे मेंटेन्ड नहीं है, आज तक नहीं हुआ। सेंसस अदर डॉक्यूमेंट होता है, उसमें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। एनआरसी एज अ कंसेप्ट इज ओनली फॉर असम एंड दैट कंसेप्ट इज फ्रॉम 1951, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका ये कॉन्सेप्ट अपनी फाइनलिटी पे नहीं पहुंचा है। अब प्रॉब्लम क्या है, असम के अंदर बेसिकली हिस्टोरिकली असम इज अ विक्टिम ऑफ इलीगल माइग्रेशन। अलग अलग वक्त में कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी तमाम भारत की जगहों से लोगों को वहां बसाया गया। जब वो सब प्लांटेशन क्रॉप हुई, लेबर बिहार बंगाल से तो गई, फिर वहां फिर ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश से माइग्रेशन। तो असम की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड 1950 से यह है कि नॉन एसएमईज को यहां से बाहर निकालिए। फिर आंसू जैसी ऑर्गेनाइजेशन आ गई वहां पे, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हुआ। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों को केटर करने के लिए एक गेम थी एनआरसी, कि यार एक रजिस्टर बनाएंगे, असम के रहने वालों का उनमें नाम होंगे, उनको सिटीजन कंसीडर करेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। बट ये ओवर द टाइम कभी मेंटेन नहीं हुआ। फाइनली 1985 में असम अकॉर्ड वाज साइंड। सो दिस वाज थ्री पार्टराइट एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एंड आसू, जो ऑर्गेनाइजेशन इस कॉज के लिए लड़ रही थी। बोले यार कुछ व्यवस्था बना लेते हैं। अब हम खड़े हैं 1985 में। असम में तो पिछले कई सालों में अलग अलग वक्त पे लोग आए हैं, कुछ 65 में भी आए, कुछ 71 उसके बाद आए, ठीक है। तो कहा यार अब कहां कहां जाएंगे, किस किस को निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक कट ऑफ डेट सेट करते हैं। एक कट ऑफ डेट सेट की 24 मार्च 1971। अभी मैं इसको लाइटली 6A में इसको मैं और टेक्निकल करके समझा दूंगा, एक बार बेस समझ लीजिए आप। तो कुल मिलाकर बात यह है, 24 मार्च 1971 से पहले जो भी असम में रह रहा है वो असम का रेजिडेंट वीजा विद सिटीजन होगा, उसका नाम एनआरसी में लिख लेंगे। लेकिन अगर कोई असम में रह रहा है और वो 24 मार्च 1971 के बाद असम में गया है, उसका नाम एनआरसी में नहीं लिखेंगे, हैंस नॉट कंसीडर्ड एज सिटीजन और रेजिडेंट। ये है कट ऑफ डेट। क्लियर है यहां तक? कुछ साल पहले एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के शाहीन बाग में, और एक नारा बड़ा गूंजा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो क्या क्या थी इसके पीछे की चीज? हो ये रहा था कि साल 2016 में गवर्नमेंट ने इसको एक फाइनल ड्राफ्ट में बनाने की कोशिश की कि अब हम एनआरसी कंप्लीट करेंगे। तो असम गवर्नमेंट ने सारे लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करने शुरू किए, जस्ट हाइपोथेटिकली, कि आपके घर में आ गए और कहा कि दिखाओ कागज, और ये कागज दिखाओ कि आप या आपकी फैमिली 24 मार्च 1971 से पहले यहां की रेजिडेंट है। अब आपने वो दिखा दिए तो एनआरसी में नाम है, आपने नहीं दिखाए तो आपका एनआरसी में नाम नहीं है, डाउटफुल वोटर के तौर पे चिन्हित किया। इन सब के साथ ट्रीटमेंट क्या होगा ये कहीं क्लियर नहीं है। क्लियर? मतलब इस बात की क्लैरिटी है आपको? ठीक है यहां तक? तो लोगों ने वही कहा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। पर चलिए 2016 में जब इस सब का एक फाइनल ड्राफ्ट असम गवर्नमेंट ने तैयार किया, लेकिन जब ये फाइनल ड्राफ्ट बन के आया, 19 लाख लोगों के नाम जो असम में रह रहे थे इस डॉक्यूमेंट में नहीं था।
हद तब हुई जब 4-5 सिटिंग एमएलए ऑफ असम, उनके और उनकी फैमिली के नाम इस लिस्ट में नहीं थे। एक वॉर वेटरन थे, कारगिल वॉर हीरो, उनका नाम इसमें नहीं रखा। उन्होंने अपने मिलिट्री के सारे डॉक्यूमेंट शो किए, तो अथॉरिटीज ने कहा सर हमें इससे क्या लेना देना, ठीक है आपने कारगिल में सर्व किया, आपने यहाँ किया, आप यहीं रह रहे हो, यहीं पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट भी इंडिया का, आप वो कागज दिखाओ ना कि आप या आपकी फैमिली 24 मार्च 1971 से पहले असम में रह रही थी। अब वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया था उनको, बाद में हाईकोर्ट वाईकोर्ट से रिलीफ मिला। क्लियर है यहां तक? ये क्योटिक हो गया। हालांकि जब इसको लेके बहुत ज्यादा हंगामा हुआ तो असम सरकार ने कहा कि यार फाइनल ड्राफ्ट ही तो है, चेंजेस आर पॉसिबल, आ जाओ कागज लेके। ये सब चल रहा है असम के अंदर। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको लेके सरकार दावा करती है कि बांग्लादेशियों को निकालेंगे, क्या? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खुद असम के रहने वाले बहुत सारे लोग, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक प्रॉब्लम यह भी है कि पिछले 10 सालों में काफी अवेयरनेस आई है डॉक्यूमेंटेशन की। अदरवाइज आप देखें डॉक्यूमेंटेशन को लेके इंडियंस इतने ज्यादा सजग नहीं रहे। कितने पिंडा कागज को, कितने ट्रैक्टर दी इंश्योरेंस है रदस्वे मैनू। अब आधार वाधार बन रहा है तो ठीक है, सबको बनाना पड़ रहा है, पहले नहीं बना था। गरीब गुरबा कौम जिनके पास रहने को प्रॉपर घर नहीं है, वो कागज कहां मेंटेन कर लें सर आपके। और मजेदार तब हुआ जब कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऑफ असम ने कहा कि एक प्रॉब्लम हो गई है। बोले क्या हुआ? बोले असम में आ गई बाढ़, आती रहती है, तो गवर्नमेंट ने खुद कहा यार वो एनआरसी का बहुत सारा डेटा बह गया, अब हमारे पास भी नहीं। दिस इज जस्ट गोइंग ऑन। क्लियर है यहां तक? एनआरसी कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये अभी भी इन लिम्बो है, अभी भी ये कल्मिनेटी पे नहीं है। एक नई चीज हो गई, सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब ये क्या गेम है सर? इसमें हमारी पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया और कहा 3 कंट्रीज पकड़ो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इनमें 6 रिलीजियस आइडेंटिटी पकड़ो, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। अब ये 6 रिलीजियस आइडेंटिटी इन 3 इस्लामिक कंट्रीज में रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार है, रिलीजन के आधार पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया माइग्रेट करते हैं, इलीगली माइग्रेट करते हैं। तो अब पार्लियामेंट ने कहा कि 3 मुल्क 6 रिलीजन, अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014, यहां कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, इससे पहले इंडिया आ चुके हैं, तो पहली चीज ये चाहे इलीगली आए हों, हम इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरा, नेचुरलाइजेशन का टाइम इनके लिए कर दिया गया 5 साल। 2014 की कट ऑफ डेट, 2019 में ये लॉ आ रहा है, 5 साल तो वैसे ही कंप्लीट हो गए। इसका मतलब रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो ये डॉक्यूमेंट है रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? तो एक तो ये क्लियर कर लीजिएगा प्लीज, जैसे अभी 3 साल पहले अफगानिस्तान में तालिब हुआ, तालिबान आ गया, ठीक है, तो उस वक्त भी आपने न्यूज देखी होगी, बहुत सारे हिंदू और सिख फैमिली इंडिया माइग्रेट करके आए थे। क्लियर? तो क्या उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? 2014 से पहले वालों को मिलना है, उनको नहीं कैटर कर रहा है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए उसमें नहीं फंसना है आपने। क्लियर? चलिए, एंड देन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अब थोड़ा सा अगर इसका एंगल आपने देखना हो, क्योंकि नोट्स में भी है, आप कंफ्यूज ना हो, तो यार वो असम वाले गुस्सा कर गए, बोलिए क्या बदतमीजी है भाई, हम तो एनआरसी लेके घूम रहे थे और हम कह रहे थे 1971 के बाद जो भी असम आया निकालो। अब तुम्हारा ये लॉ ये कहता है कि मान लो कोई भी हिंदू, कोई भी सिख 2013 में भी अगर वो माइग्रेट करके लीगली बांग्लादेश से असम आ गया तो तुम उसे सिटीजनशिप दे दोगे। भाई ये लॉ यही तो कह रहा है।
कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ या ना? आई रिपीट 2014 दिसंबर से पहले कोई भी बांग्लादेश से अगर हिंदू सिख इंडिया आ रहा है तो सिटीजनशिप दे देंगे उसको, हाँ? आसाम भी तो इंडिया में ही है। अब वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके कहां गया? असम आ गया, वहां रह रहा है। असम की एनआरसी क्या कह रही है? 1971 के बाद जो भी आया बाहर करो, यहां तुम 2010 वाले को 12 वाले को सिटीजनशिप दे दोगे। तो बोले हमारी साढ़े ब्याह वाले कंबल तो गए, फिर हमारी एनआरसी का क्या? तो इस चीज को थोड़ा केटर करने की कोशिश की गई है। एक्सेप्शन क्लॉजेज आर देयर दैट ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड ILP एरिया, इनर लाइन परमिट एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, यहां पर CAA लागू नहीं है। लेकिन असम का प्रॉब्लम अभी भी वहां खड़ा है। असम कह रहा है कि भाई आपने सिर्फ ट्राइबल एरिया ऑफ असम को एक्सक्लूड किया, असम का जो नॉन ट्राइबल एरिया वहां तो अभी भी सिटीजनशिप मिलेगी। असम के लोग ये कह रहे हैं कि यार हमने कब कहा था सिर्फ मुसलमानों को निकालो, किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी का है, 1971 के बाद आया, इमैटर पंजाब से आया है, हरियाणा से आया है या बांग्लादेश से आया, हमें बाहर चाहिए। और आपका CAA विल मेक आवर NRC फ्यूटाइल, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ लॉज। क्लियर, हाँ या ना? दो 2014 से पहले आप आने चाहिए, उसके बाद आपको डील नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो 2014 से पहले आप कभी भी आए, आप 5 साल रह लिए, दैट्स डन। आप सपोज 2009 में आए थे, हो गया आपके 5 साल कंप्लीट, दैट्स इट। क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? ज्यादा हैवी हो रहा है, ज्यादा हैवी हो रहा है, हाँ या ना? मतलब ऐसे स्विमिंग पूल गए हो कभी? अच्छा, बाकी स्विमिंग पूल भी नहीं गए? ऐसा ना ओलंपिक साइज स्लैंटिंग होता है तो जैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप बिल्कुल 6 फीट पे पहुंच चुके हो कि हुण साह नहीं आ रहा, हुण छड़ दे, बहुत हो रहा है। असम तो असी की लेना, पंजाब की गल कर। करंट अफेयर में है, क्वेश्चन बन सकता है। मेरा काम और आसान हो जाए कि मैं सिर्फ सिटीजनशिप के आर्टिकल पढ़ा के निकल लूं, बट क्वेश्चन इन एरिया से बन सकते हैं। हाँ, हम्म। देखो, अगर अजाइलम इंडिया अलाउ करे और फिर फर्दर हम किसी लॉ के अंदर उनको सिटीजनशिप देना चाहें, रजिस्ट्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू दे सकते हैं, बट उसमें पीरियड 11 साल हो जाएगा। देखो, इस लॉ के बाद अगर 2014 से पहले हैं तो मिल जाएगी, हाँ उसके बाद आ रहे हैं तो फिर आपको सिटीजनशिप एक्ट की प्रोविजंस में जाना पड़ेगा। सपोज नेचुरलाइजेशन, सपोज रजिस्ट्रेशन थ्रू मैरिज, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्लियर? सीमा हैदर रह तो रही हैं, डू यू नो सीमा हैदर? बस लप्पू सा सचिन तो रह रही है ना। तभी कहता हूं दिस इज नॉट अ डेड लॉ, दिस इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट, रादर सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, और जब तक वो नजर नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। एग्जाम्पल्स होने चाहिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? ओके, चलिए आगे। सर ये करंट अफेयर के अंदर भी कवर किया गया, हुआ ही है, क्विकली इसको कवर करेंगे। सिटीजनशिप एक्ट आ गया, लेकिन एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं जो मिनिस्ट्री बनाती है। मतलब जैसे मैंने कहा कि सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन सर अप्लाई किसके पास करोगे? आपके कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कौन अथॉरिटी होगी जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी, ये सब के लिए तो रूल बनाने पड़ेंगे। अब मजेदार बात यह है कि 2019 में इस एक्ट के आ जाने के बाद भी सरकार ने इसको लेकर रूल ही नहीं बनाए, और रूल फॉर्म हुए हैं पिछली लोकसभा इलेक्शन के ठीक पहले, इन मार्च 2024। 19 से लेकर 2024 तक ये एक्ट नॉन स्टार्टर रहा, आपके पास रूल्स नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। 2024 में जाके बने रूल्स, तो इसमें बस 2-3 चीजें नोट कर लें। क्या? सबसे पहले एक एम्पावर्ड कमेटी है,
ये एम्पावर्ड कमेटी सिटीजनशिप ग्रांट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देयर इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ये पेपर्स कलेक्ट करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि सपोज मैं ही सिख हूं, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिफोर 2014, अब मुझे पता लगा सीए अमेंडमेंट आ गई, मुझे सिटीजनशिप मिल सकती है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके मैं अप्लाई कहां करूं? तो डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनी है, 2 इनवाइटी होंगे डीसी ऑफिस से कम नायब तहसीलदार रैंक के, एंड देन स्टेशन मास्टर ऑफ रेलवे, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेशन है। इन सबकी एक कमेटी है, मैं इनके पास अपने कागज अप्लाई करूंगा, ये उनको स्क्रूटिनाइज करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे एम्पावर्ड कमेटी के पास। ये नेशनल लेवल पे है। कौन है मेंबर? डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, देन ऑफिसर 5B, कम से इंटेलिजेंस ब्यूरो, जांच वांच भी तो करनी है, टेररिस्ट तो नहीं है, कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के। देन FRRO, ये कौन होता है? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो ये डॉक्यूमेंट करते हैं जितने भी फॉरेनर घूम रहे होते हैं इनके इलाके के अंदर। देन इट कम्स स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर एंड देन पोस्ट मास्टर जनरल। ये सारी अथॉरिटी को क्लब टुगेदर करके एक एम्पावर्ड कमेटी बना देंगे। यहां से डॉक्यूमेंट इनके पास, फाइनली ये स्क्रूटिनाइज करेंगे और सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। एनी डाउट? प्लीज आस्क। इनवाइटी मतलब ये परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम इनको बुला लिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा कि इतने दिन के लिए आप अपनी सेवाएं दे दें। अदरवाइज नायब तहसीलदार साहब पहले ही बहुत बिजी हैं। क्या? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यार ये सब ना देखो, मैं बता देता हूँ क्या, नॉमिनी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी भी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को भेज देंगे, डिप्टी सेक्रेटरी को भेज देंगे। एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, नाउ इट इज टू मच ऑफ डिटेल, बहुत सारे स्टेट ने कहा था सीए इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हम, तो आप देख रहे हैं एम्पावर्ड कमेटी में सब सेंटर के एम्प्लॉय हैं। तो जैसे स्पीचेस में था, अमित शाह साहब की स्पीचेस में था, मोदी जी की स्पीच में था कि एक एक जो ऐसे लोग हैं उनको हम सिटीजनशिप दिलाएंगे, हमारा जो है प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ वर्क है। तो सेंटर ज्यादा कमांड ले रहा है इसके ऊपर। क्लियर यहां तक? अब बस सुन लीजिए, प्रूफ ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब कोई सपोज श्रीलंका से आके कह दे कि मैं हिंदू हूं और पाकिस्तान से आया हूं, तो आपको अपनी कंट्री का ओरिजिन तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो कोई कागज दिखा दीजिए, लॉन्ग लिस्ट, बस से ग्रास्प कीजिए थीम क्या है। लाइक कोई भी बर्थ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले आओ जिसमें पता लगे आप पाकिस्तान से थे। देन इट कम्स टू कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई टेनेंसी रिकॉर्ड, ठीक है। तो एक लॉन्ग लिस्ट है बेसिकली। किसी भी कागज के थ्रू आप अपनी ओरिजिन कंट्री की आइडेंटिटी प्रूव कर दीजिए, कोई सरकारी कागज ले आइए आप। और फिर क्योंकि आपने ये भी शो करना है कि आप 2014 से पहले इंडिया आए, तो 2014 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट शो कीजिए। 20 डॉक्यूमेंट की एक लंबी लिस्ट है, बिल्कुल याद मत करना, बट इट रीड्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बनवा लिया हो तुमने, आधार तो नॉन सिटीजन भी बनवा सकते हैं। देन कुछ भी, राशन कार्ड, कोई लेटर इशूड बाय गवर्नमेंट और कोर्ट, वो आ जाए लेके, जी मैंने 2 मर्डर किए, ये कोर्ट का संबंध है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, कोई रेंट एग्रीमेंट, PSU, बैंक, दिस दैट, कुल मिला के सरकार हाथ जोड़ के कह रही भी कुछ दिखा दे। और फिर पैरेलल बहुत सारी चीज चलती हैं। हो सकता है एम्पावर्ड कमेटी कोई ना दिखा रही हो, उन्होंने खुद बना के रखे हो कागज, बस तो अपनी नाम ही एंट्री करा। सो बाय रूल्स एक थीम याद रखिएगा, इट इज टू इजी टू गेट सिटीजनशिप। एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर? ये मैं इसलिए सारा कुछ नोट्स में डाल रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर है, वहां से कहीं बिना मतलब एक खराब क्वेश्चन ना बना दे जो उन्होंने नहीं पूछना चाहिए। क्या? चलिए यार, ये सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर कटिंग डाल दी थी। लाइक इसमें ये है कि अराउंड 400 एप्लीकेंट अंडर सिटीजनशिप एक्ट जो है इनकी पेंडिंग पड़ी थी, और इसमें से 20 अफगान सिख्स को सिटीजनशिप दे दी गई थी। बट यार ये याद रखिएगा, इसी में लिखा हुआ है लाइक दे वर
एंटर्ड इन 1992। तो ये बहुत पहले 2014 से पहले वाले थे, तो न्यूज व्यूज में कहीं कंफ्यूज मत हो जाएगा आपके, सर मिल तो रही है सिटीजनशिप, 2014 के बाद वालों को नहीं दी जा रही है। ओके, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। फाइनली ये भी करंट अफेयर है। हमने अभी बात की असम अकॉर्ड की इन 1985। उसी, अब असम अकॉर्ड में क्या था? असम अकॉर्ड में तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम नॉन एसएमईज को असम से बाहर निकाल देंगे। उसके लिए आपने एक डेट सेट कर दी थी, कौन सी डेट थी? 24 मार्च 1971। ठीक है, अब इसी असम अकॉर्ड को लीगली इंप्लीमेंट करना है तो आपको लॉ चाहिए। तो 1985 में ही सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया, सेक्शन 6A ऐड किया टू इंप्लीमेंट द असम अकॉर्ड। ये जो तारीख आपको मिल रही है 24 मार्च 1971, ये 6A से मिल रही है। क्लियर? अब इसी को चैलेंज कर दिया था कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, दैट दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 29। कि यार इसकी वजह से बहुत सारे नॉन एसएमईज को असम के अंदर रखा जा रहा है, हमारा कल्चर वायलेट हो रहा है, करप्ट हो रहा है। इक्वालिटी सारी जगहों पे आप 1948 वगैरह की कट ऑफ डेट मानते हैं, यहां पर ज्यादा क्यों दे दिया आपने? तो इसमें बस आप कुछ डेट्स मेंशन कर लें। अब मैं आ रहा हूं टेक्निकल डिटेल के अंदर। तो देखिए है क्या गेम, इसमें 2 डेट आप मेंशन कर लें। एक जनवरी 1, 1966, बस इतना उठाइए। जनवरी 1, 1966 से पहले जो भी असम में रह रहा है उसके ऊपर अब कोई क्वेश्चन नहीं है, वो असम का सिटीजन है। दूसरी डेट है 24 मार्च 1971, ये तो आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में कोई भी पर्सन असम में आके रहने लगा है, इसको 10 साल वोटिंग राइट नहीं होगा, बट ही विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन। 10 साल बाद वोटिंग राइट दे देंगे। क्लियर? और फिर 24 मार्च 1971 के बाद जो आएगा, कंसिडर्ड इलीगल माइग्रेंट। आई रिपीट, 1 जनवरी 1966 से पहले अगर असम में आप रह रहे हैं, आपके पास कागज है, यू आर सिटीजन, कोई चक्कर नहीं है। 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में अगर आप असम एंटर किए, आपको सिटीजन कंसीडर करेंगे, 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं देंगे। इसका मतलब 10 साल बाद मिल जाएगा। एंड देन 24 मार्च 1971 के बाद अगर आप एंटर किए, इलीगल माइग्रेंट कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर यहां तक? जस्ट सेटिंग्स हैं, कोई इसमें हिस्टोरिकल थिंग नहीं जुड़ी हुई है, बस कि यार हम कितना पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने बस एक अंदाजा बना लिया। जैसे अगर फिर भी सिग्निफिकेंस आपने लेना है तो 65 की वॉर और 71 की वॉर शामिल है इसमें, जिस वक्त पर ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन हुआ था, वो लिया जा रहा है इसमें। क्लियर? यार सीधी बात है, बहुत पुराने वालों को रख लो, नए वालों को निकाल दो। एंड यू नेवर नो, 85 में हमने इसके ऊपर कंसेंसस बनाया था, हम 25 में खड़े हैं, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 5 साल बाद आप कहेंगे चलो डेट चेंज कर लो। ऐसा करते हैं यार, ये तो बहुत पुरानी हो गई, वो तो जो बंदे आए थे यार असम के तो हो गए, ऐसा करो 1992 रख लो, 95 रख लो, कैन चेंज। क्लियर यहां तक? तो सिर्फ डेट्स याद रखिए जिस पे पूछा जा सकता है। अब इसको चैलेंज इस आधार पे किया गया कि सर किसी भी स्टेट में ये प्रोविजन लागू नहीं है, असम के लिए स्पेसिफिकली आप ये कर रहे हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट हो रहा है सर, और क्योंकि इसकी वजह से आप बहुत सारे नॉन एसएमईज को असम में बसा देंगे तो एसएमईज कल्चर करप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही आइडिया परचेज नहीं किया। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। और क्यों? यार देखो, अभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो मांगट है, एक अच्छा पढ़ाता है, उसकी फंडामेंटल राइट की क्लास लगाना, तो आर्टिकल 14 में वो पढ़ाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। जहां पर
पार्लियामेंट डिफरेंटली प्लेस लोगों के लिए डिफरेंट लॉज ला सकती है. दिस नो वायलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. और असम की यूनिक सिचुएशन ऐसी है कि यहां के लिए स्पेशल लॉज चाहिए, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे. क्लियर? और इस पे तो चंद्रचूड़ साहब ने जो लिखा, मतलब उन्होंने सीधा ये लिख दिया जजमेंट के अंदर कि यार मतलब तुम्हारा कल्चर इतना वीक है कि कुछ अगर इमिग्रेंट्स आ गए तो खतरा हो जाएगा. ऐसे तो फिर सारे स्टेट में खतरा है. आप क्या स्टेट्स के बीच में दीवारें खड़ी करना चाह रहे हो कि हरियाणा से पंजाब को खतरा तो हरियाणा का बंदा पंजाब में एंटर ना करे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. इस तरह से कल्चर वायलेट नहीं हुआ करते हैं, करप्ट नहीं हुआ करते हैं. तो दोनों आइडियाज स्ट्रक डाउन. एनी डाउट प्लीज आस्क. ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ओके, जस्ट रैप अप. जल्दी से, ये हो गया, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा. 5 ग्राउंड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ फ्रेंडशिप in one voice. ठीक है. 3 grounds of losing the friendship. Renounce, renunciation. पर्ची लिख के पढ़ा दो. टर्मिनेशन, deprivation. ठीक. Okay, 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 okay. Then we move to NRC is a nationwide concept. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक अमित शाह की स्टेटमेंट पे ड्रामा हो गया था. पीएम मोदी ने बाद में क्लियर किया है, नो इंटेंशन टू ब्रिंग नेशन वाइड एनआरसी. क्लियर? एनआरसी में कट ऑफ डेट क्या है? ओके. सीएए में कट ऑफ डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014. राइज ऑफ मोदी. क्लियर? 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं सीएए के अंदर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश. गुड. यस यस, 3. 6 रिलीजन कौन कौन से हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. 6 रिलीजन, 6 रिलीजन जिनको अलाउ किया गया. ओके, स्टार्ट विद हिंदूज. मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर एक्सक्लूडेड क्योंकि नॉट रिलीजियसली परसिक्यूटेड ओवर देयर. क्लियर? देन सिख, क्रिश्चियन भी हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी क्रिश्चियन कंट्री में भी ये लॉ नहीं है, हमने बनाया. आओ यहां ले लो. ठीक है, 6 रिलीजन याद कर लीजिएगा. देन वी कम टू, ठीक है, वो क्लॉज के 5 साल नेचुरलाइजेशन पीरियड है, इलीगल माइग्रेंट कंसिडर नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, upheld this validity of section 6A. Any doubt? That will be all. Thank you.